नमस्कार दोस्तों, वन लाइनर जीएस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए सामान्य अध्ययन विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं। आज का हमारा पहला विषय है आधुनिक भारत का इतिहास। इस विषय से अक्सर परीक्षा में काफ़ी सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो देखते हैं। पहला, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1790 ईस्वी में जमींदारी व्यवस्था या जिसे अस्थायी बंदोबस्त भी कहते हैं वह व्यवस्था लागू की थी। नंबर 2, जमींदारी व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के बनारस और उत्तरी कर्नाटक में लागू की गई थी। नंबर 3, जमींदारी व्यवस्था ब्रिटिश भारत के कुल क्षेत्रफल के 19% भाग पर लागू की गई थी। नंबर 4, जमींदारी व्यवस्था में जमींदार ही भूमि का अस्थायी मालिक होता था तथा भूमि पर पैतृक एवं हस्तांतरणीय अधिकार दिया गया था। नंबर 5, जमींदारी व्यवस्था में जब तक लगान दे रहे हैं तब तक किसानों को भूमि से पृथक नहीं किया जा सकता था। नंबर 6, जमींदारी व्यवस्था में सरकार का किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क नहीं था, अर्थात किसान जो है वो सरकार को डायरेक्ट लगान नहीं देते थे बल्कि जमींदार को देते थे और जमींदार के माध्यम से कंपनी को जाती थी ये लगान। नंबर 7, जमींदारी व्यवस्था में जमींदार द्वारा किसानों से वसूले गए लगान का 10/11 भाग कंपनी को तथा शेष 1/11 भाग खुद जमींदार रखता था अपने पास अपने खर्चे के लिए। नंबर 8, जमींदारी व्यवस्था में जमींदार द्वारा किसानों से वसूले गए भू राजस्व को निश्चित तारीख तक जमा नहीं की गई तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी, अर्थात यदि कोई जमींदार किसानों से लगान वसूल कर लेता था लेकिन आगे कंपनी शासन तक अगर नहीं पहुंचाता था तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। आगे देखते हैं। नंबर 9, रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत मद्रास के गवर्नर टॉमस मुनरो तथा कैप्टन रीड के द्वारा की गई। नंबर 10, रैयतवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 51% भूभाग पर लागू था, यानी कि सबसे बड़े भूभाग पर 51%। नंबर 11, रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण किया जाता था, अर्थात जिसका जितना बड़ा क्षेत्र होगा लगान उतना अधिक देना होगा। नंबर 12, रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसान सीधे सरकार को लगान देते थे। हमने पिछले देखा जमींदारी व्यवस्था में किसान डायरेक्ट सरकार को लगान नहीं देते थे, जमींदारों के माध्यम से वहाँ लगान पहुँचता था। यहाँ रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसान सीधे डायरेक्ट सरकार को लगान देते थे। नंबर 13, हॉल्ट मैकेंजी को महालवाड़ी व्यवस्था का जनक माना जाता है। दोस्तों आगे देखते हैं। नंबर 14, महालवाड़ी व्यवस्था मध्य प्रांत अर्थात मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के आगरा एवं पंजाब के क्षेत्रों में लागू था। नंबर 15, महालवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 30% भूभाग पर लागू था। आगे देखते हैं। नंबर 16, महालवाड़ी व्यवस्था में भू राजस्व वसूलने का दायित्व गांव के मुखिया पर था, अर्थात यहाँ मुखिया के द्वारा लगान वसूला जाता था किसानों से। आगे देखते हैं। आज का हमारा दूसरा विषय है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। इस विषय से भी अक्सर परीक्षा में काफ़ी सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो देखते हैं। नंबर 1, संविधान का भाग 6 राज्यों के विधानमंडल से संबंधित है, अर्थात विधानमंडल से तात्पर्य है राज्यपाल, विधानसभा एवं जिन राज्यों में विधान परिषद भी है। नंबर 2, संविधान का अनुच्छेद 168 का संबंध विधानमंडल से है। नंबर 3, संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद अर्थात लोकसभा और राज्यसभा विधान परिषद का गठन या भंग कर सकता है। आगे देखते हैं। नंबर 4, संविधान का अनुच्छेद 170 का संबंध विधानसभा से है। नंबर 5, संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 हो सकती है। नंबर 6, संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 40 से कम नहीं होगी या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। आगे देखते हैं। नंबर 7, संविधान के अनुच्छेद 330 के अनुसार लोकसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिए गए हैं। नंबर 8, संविधान के अनुच्छेद 331 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय को सदस्य के रूप में मनोनीत कर सकते हैं। नंबर 9, संविधान के अनुच्छेद 332 के तहत विधानसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को राज्य की जनसंख्या में उनके अनुपात के अनुसार कि उनका कितना अनुपात है कुल जनसंख्या उस पर आरक्षण दिए गए। नंबर 10, संविधान के अनुच्छेद 333 के अनुसार राज्यपाल के पास विशेष शक्ति है
कि एक आंग्ल भारतीय को सदस्य के रूप में मनोनीत कर सकता है। नंबर 11, राष्ट्रपति साहित्य, कला, विज्ञान, खेल, समाज सेवा आदि क्षेत्रों से 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर हम सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।